Hello friends, myself Chandan Kumar Singh. This is the third part of मशीन डिजाइन. यहाँ पर हम लोग आर्क डिजाइन को सॉल्व कर रहे हैं जो कि किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलिए शुरू करते हैं. नेक्स्ट, इफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डबल्ड इन कंपेरिजन टू लैटरल स्ट्रेन के कंपेरिजन में डबल है, देन द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू इलास्टिसिटी, दैट मीन्स जी बाई ई का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है. जब लॉन्गिट्यूडनल, हम लोग जानते हैं पॉइजन्स रेशियो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विथ ए निगेटिव साइन. ना तो यहाँ पर आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पूछा गया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो डबल है, ये डबल. तो डबल है, दैट मीन्स का जो रेशियो मिलेगा 1/2 मिलेगा मेरे को. 1/2 दैट मीन्स 0.5 मिलेगा विथ ए निगेटिव साइन. आप जानते हो कि पॉइजन्स रेशियो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये हमेशा 0 से लेकर के आपका 0.5 तक वैरी करता है. 0.5 रबर के लिए होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता नहीं है. तो निगेटिव हम क्यों दिए यहाँ पर, निगेटिव इसलिए दिया गया है कि एक बढ़ता है, इसमें ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो इसके डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यहाँ निगेटिव लिया गया है ना. लेकिन इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.5. तो म्यू अगर 0.5 है तो उस वक्त आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाई यंग्स मॉडुलस का रेशियो क्या होगा. तो इसका अगर फॉर्मूला आपको पता है, E इज इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू, E इज इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू. तो यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि म्यू इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन टी बाई एप्सिलॉन एक्स. एप्सिलॉन टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन एक्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू एप्सिलॉन एक्स बोल रहा है, सिग्मा एक्स जो है वो 2 इंटू एप्सिलॉन एक्स है. तो इसका वैल्यू मिला -0.5. तो यहाँ पर हम जानते हैं कि म्यू का वैल्यू, पॉइजन्स रेशियो का जो वैल्यू है वो लाइज बिटवीन 0.1 से 0.5 के बीच लाई करता है. हेयर निगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन. यहाँ पर निगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता है. और हम लोग ये रिलेशनशिप जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, E इज इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू और E इज इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू. तो हमसे पूछा गया G बाई ई का रेशियो, तो यहीं से निकल जाएगा, हमको इस एक्सप्रेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगा. तो यहाँ से G बाई ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस म्यू. तो 1/2 इंटू 1 प्लस म्यू, म्यू की जगह 1/2. तो यहाँ से जो मेरे को मिलेगा दिस मच इज इक्वल टू 0.33. तो इसका जो आंसर होगा वो 0.33, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 23. इफ द लोड W इज अप्लाइड इंस्टेंटेनियसली और इन बार, किसी बार पे लोड W लग रहा है इंस्टेंटेनियसली, देन द स्ट्रेस इंड्यूस इन द बार में जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो कितना होगा. तो सडनली अप्लाइड लोड या इंस्टेंटेनियस अप्लाइड लोड के केस में हम लोग को मिला था 2 इंटू पी बाई ए, ये मिला था. तो 2 इंटू डब्ल्यू बाई ए, यहाँ पर W है तो 2 इंटू डब्ल्यू बाई ए. बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रेशियो ऑफ मास ऑफ द लोड W टू द मास ऑफ द बार. तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास के रेशियो पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ लोड जो अप्लाई कर रहे हैं वो लोड और एरिया पे डिपेंड करता है. तो इसका ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. इफ ए प्रिस्मैटिक बार हैविंग एन इलिप्टिकल होल इन द सेंटर, प्रिस्मैटिक बार है, मान लीजिए आपका प्रिस्मैटिक बार है, ये प्रिस्मैटिक बार है आपका. तो इस प्रिस्मैटिक बार में इलिप्टिकल होल एट द सेंटर, सेंटर में इलिप्टिकल होल है, ये होल जो है आपका थ्रू आउट है, इलिप्टिकल होल, सेंटर में इलिप्टिकल होल आपका है. विथ सेमी मेजर एक्सिस बी, जिसका सेमी मेजर एक्सिस जो है वो है बी. सेमी मेजर एक्सिस मतलब कि ये पूरा मेजर एक्सिस है, तो उसका सेमी आधा क्या हुआ बी, तो ये आधा पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा. ये अगर इलिप्टिकल होल है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपके पास बी है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2b. एंड सेमी माइनर एक्सिस दैट मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 2c, मतलब सेमी माइनर एक्सिस दैट मीन हाफ जो हो गया वो c है, हाफ जो है वो c है. c अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग के डायरेक्शन में जो सेमी माइनर एक्सिस है उसका लेंथ जो है वो c है.
लोडिंग इज सब्जेक्टेड टू पुल एफ, इसमें क्या है, एफ पुल किया जा रहा है। ये एफ फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स एफ लग रहा है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एफ। देन द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस एट द एज ऑफ द होल, होल के एज पर, इस किनारे में, होल के जो किनारा में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। दूसरा सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो होल है, ये होल को सर्किल मान लिया गया कि जो होल है वो सर्कुलर होल है। इन एबव केस द होल इज सर्कुलर वन, होल अगर सर्कुलर है देन द मैक्सिमम स्ट्रेस एट द एज ऑफ द होल कितना होगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नाउ स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए प्रिस्मैटिक बार है, ये आपके पास जो है प्रिस्मैटिक बार है, जिसका ये जो डिस्टेंस है वो है एक्स, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो एक्स, इसका जो थिकनेस है वो टी है। लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है, होल इस ऐसा है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड आपका लग रहा है। तो सपोज जहाँ पे होल नहीं है, यहाँ पे होल नहीं है, यहाँ होल नहीं तो सब जगह पर यहाँ पर आपका सेम स्ट्रेस देखने को मिलेगा, सिग्मा वन सब जगह कांस्टेंट होगा। तो सिग्मा वन क्या हो जाएगा, तो सिग्मा वन जो होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स दिस एरिया क्या मिल जाएगा आपका, तो एरिया ये वाला एक्स और ये वाला टी, ये वाला टी, तो ये जो एरिया मिला वो एक्स इंटू टी मिला। दैट मीन सिग्मा वन की जगह पर हम कह सकते हैं पी बाई एक्स इंटू टी। नाउ लेकिन जहाँ पे होल होगा वहाँ पर आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। जहाँ पर होल है वहाँ पर सिग्मा थ्री आपको देखने को मिल रहा है मैक्सिमम, और एट द एज में सिग्मा टू देखने को मिल रहा है जो कि कम है। यहाँ सिग्मा थ्री मैक्सिमम है और सिग्मा टू आपका कम है। सिमिलरली इलिप्स अगर है तो इलिप्स के केस में मेजर एक्सिस जो है वो 2b है और माइनर एक्सिस जो है वो 2a है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी यहाँ पर आपका जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम है और यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो मिनिमम है। मिनिमम स्ट्रेस को सिग्मा टू बोल रहे हैं, सिग्मा थ्री विद मैक्सिमम स्ट्रेस, और सिग्मा वन जो है एवरेज स्ट्रेस या यूनिफॉर्म या एवरेज स्ट्रेस आप बोल सकते हो अवे फ्रॉम द होल, होल से कुछ दूरी पर जो स्ट्रेस है वो सिग्मा वन। नाउ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अवे फ्रॉम द होल इज यूनिफॉर्म बट शार्प राइज इन स्ट्रेस इन द विसिनिटी ऑफ होल, होल के नज़दीक स्ट्रेस आपका बढ़ेगा, लेकिन होल के दूर कुछ दूर जाइएगा तो वहाँ पर आपको स्ट्रेस यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होता है, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर होता है मैक्सिमम स्ट्रेस बाय एवरेज स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय एवरेज स्ट्रेस। एवरेज स्ट्रेस का अगर बात किया जाए तो एवरेज स्ट्रेस क्या होता है, तो अगर इस पर्टिकुलर केस में एवरेज स्ट्रेस अगर हम देखें तो एवरेज स्ट्रेस मतलब कि फोर्स P अपॉन एरिया, तो एरिया जो है ये वाला तो आपको कंसीडर करना नहीं है क्योंकि यहाँ पर होल है, पूरा डिस्टेंस x है, x में से 2b आप हटा दीजिए तो डिस्टेंस आपको जो मिला वो डिस्टेंस आपको क्या मिला, तो डिस्टेंस आपको मिला x माइनस 2b इंटू थिकनेस जो है वो t, तो इसका एरिया आपको मिल गया x माइनस 2b इंटू टी, x minus 2b into t, this is the area, this is the force divided by area, and sigma वन जो यूनिफॉर्म स्ट्रेस था वो p by x into t। दिस स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज ज्योमेट्रिकल इन नेचर, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर होता है मैक्सिमम स्ट्रेस बाय नॉमिनल स्ट्रेस या एवरेज स्ट्रेस। तो ये ज्योमेट्रिकल इन नेचर होता है लेकिन नॉट अफेक्टेड बाय द मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे इफेक्ट नहीं पहुंचाता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो KT है, वो KT क्या था, सिग्मा थ्री बाई सिग्मा एवरेज। ये मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ ज्योमेट्रिकल इन नेचर है। लेकिन अगर किसी मटेरियल में कुछ इम्प्योरिटी अगर है पहले से, इम्प्योरिटी मतलब कोई फॉरेन मटेरियल यहाँ पर है, कोई स्टोन वगैरह है उस मटेरियल में, जैसे है तो आयरन का बना हुआ लेकिन उसमें अगर कोई स्टोन वगैरह कुछ भी प्रेजेंट है, कुछ भी फॉरेन मटेरियल अगर प्रेजेंट है, तो उसके वजह से भी आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर चेंज कर सकता है। तो इसलिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री बट द इम्प्योरिटी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यदि मटेरियल अगर होमोजीनियस इन नेचर है, इम्प्योरिटी नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर वो फुल्ली डिपेंड करेगा ज्योमेट्रिकल इन नेचर पे। Now, according to elasticity approach, the empirical relationship, ये relationship जो है वो empirical है,
ये आपको रिलेशनशिप याद ही रखना होगा। तो इम्पेरिकल रिलेशनशिप फॉर इलिप्टिकल होल, द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द विसिनिटी ऑफ होल, होल के नज़दीक में जो मैक्सिमम स्ट्रेस आपको देखने को मिलता है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेस सिग्मा 1 इंटू 1+2b डिवाइडेड बाई ए, 1+2b डिवाइडेड बाई ए फॉर इलिप्टिकल होल के केस में ऐसा आपको देखने में, 2b जो है मेजर एक्सिस और ए भी द सेम माइनर एक्सिस है। फॉर सर्कुलर होल के केस में क्या हो जाएगा, सर्कुलर होल के केस में आपका बी और ए दोनों बराबर हो जाएगा, और बी और ए दोनों बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स ये बी और ए कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन 1+2 यानी 3 इंटू सिग्मा 1, यानी सिग्मा 3 जो मिलेगा आपको सर्कुलर होल के केस में सिग्मा 3 मिलेगा 3 इंटू सिग्मा 1, और आपका इलिप्टिकल होल के केस में सिग्मा 3 मिलेगा सिग्मा 1 इंटू 1+2b डिवाइडेड बाई ए। इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, आंसर आपका डिफरेंट है, आप वो डिफरेंट आंसर रट मत लीजिएगा ये। अब नाउ केटी का अगर बात आएगा तो केटी क्या होता है, तो केटी जो होता है वो होता है सिग्मा 3 बाई एवरेज सिग्मा स्ट्रेस, दैट मीन सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 कैंसिल हो गया, दैट मीन मिलेगा 1+2b डिवाइडेड बाई ए, दैट मीन केटी स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर केटी 1+2b डिवाइडेड बाई ए। दैट मीन्स यहाँ जो आंसर होगा वो आंसर बी होगा, जबकि आपके बुक में आंसर जो है वो डी दिया है ये, तो ये होगा नहीं, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है फॉर सर्कुलर होल के, सर्कुलर वन के केस में द मैक्सिमम स्ट्रेस एट द एज ऑफ द होल जो मिलेगा वो 3s, इसमें बुक में भी यही आंसर है 3s ही होगा। नेक्स्ट है ब्रिटल कोटिंग टेक्निक इज यूज्ड, ब्रिटल कोटिंग टेक्निक जो है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस, दैट मीन स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं हम लोग ब्रिटल कोटिंग की टेक्निक से, तो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस टेक्निक है। नाउ स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कीजिए, इसमें एक होल है, तो स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर होल है उसके करीब यहाँ पर स्ट्रेस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर नोच है, किसी भी चीज़ में अवेलेबल नोच है, ये नोच मान लीजिए अवेलेबल है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ देखने को आपको मिलेगा, तो मैक्सिमम स्ट्रेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर केटी या केटीएस इज यूज टू रिलेट द एक्चुअल मैक्सिमम एट द डिसकंटिन्यूटी टू द नॉमिनल स्ट्रेस, दैट मीन्स हम केटी इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाई नॉमिनल स्ट्रेस। नॉमिनल स्ट्रेस जो होता है वो आप लोग ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया के हिसाब से निकालते हो, और मैक्सिमम स्ट्रेस आपका यहाँ पर चेंज क्रॉस सेक्शन एरिया के हिसाब से निकालते हो। केटीएस जो होता है शेयर स्ट्रेस का स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर होता है टाउ मैक्स बाई टाउ नॉट। तो जहाँ कहीं भी आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, यहाँ पर जैसे ठीक था लेकिन यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया आपका चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, दैट मीन स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर भी बढ़ जाएगा, मतलब टूटने का चांसेस अगर इसको है तो ब्रेक होने का चांसेस है, तो यहीं से ब्रेक होगा। जहाँ पर स्ट्रेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ब्रेक होने का चांसेस वहीं होगा। नाउ सिग्मा नॉट एंड टाउ नॉट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में है फोटो इलास्टिसिटी या ब्रिटल कोटिंग मेथड या इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज मेथड, ये 3 मेथड है जिससे हम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इसको डिटेल में देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस इसका नाम आप याद रखिए। और एक और मेथड है जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्निक या फिनाइट एलिमेंट मेथड। फिनाइट एलिमेंट मेथड किसी भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट छोटे छोटे पार्टिकल में, छोटे छोटे एलिमेंट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और हर एक एलिमेंट का पे आप देखो कि हर एक एलिमेंट में कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के बहुत बड़ा ब्लॉक है, तो इसको हम बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे एलिमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और हर एक एलिमेंट का आप न्यूमेरिकल टेक्निक के थ्रू ये देखने की कोशिश करो कहाँ पे आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो फिनाइट एलिमेंट मेथड भी यूज़ करते हैं हम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को निकालने के लिए। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर में हम लोग देखें
कि मैक्सिमम स्ट्रेस बाय नॉमिनल स्ट्रेस। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बार पूछता है कि स्टैटिक लोडिंग के केस में द स्ट्रेस कंसंट्रेटेड इन डक्टाइल मटेरियल इज नॉट सो सीरियस एज ब्रिटल मटेरियल। मतलब स्टैटिक लोडिंग अगर कहीं लग रहा है तो उसमें बहुत सीरियस होता है ब्रिटल मटेरियल में। स्टैटिक लोडिंग बहुत सीरियस होता है आपका ब्रिटल मटेरियल में, लेकिन साइक्लिक लोडिंग अगर लग रहा है तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन डक्टाइल मटेरियल इज ऑलवेज सीरियस। तो साइक्लिक मतलब कि अगर यहाँ से आप देखिएगा साइक्लिक लोडिंग लग रहा है तो डक्टाइल मटेरियल, सी से साइक्लिक और डी से डक्टाइल, तो साइक्लिक लोडिंग के केस में डक्टाइल मटेरियल में बहुत ज़्यादा सीवियर होगा और स्टैटिक लोडिंग में आपका ब्रिटल मटेरियल बहुत ज़्यादा सीरियस होगा उसमें। ये दो बात आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहता है ना। अब बात आते हैं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को हम लोग रिड्यूस कैसे करें। तो रिड्यूस करने से पहले एक क्वेश्चन और है, द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है। तो पहले भी हम देखें कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन कुछ और बुक से आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको यहाँ मिलेगा कि वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। कुछ बुक में ऐसा लिखता है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस तरह से मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, तो अगर उसमें पहले से कोई फॉरेन इंक्लूजन है, फॉरेन मटेरियल है या फिर उसमें कुछ इम्प्योरिटी है तो उसके वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आपका चेंज हो सकता है। दूसरा, वो लोड पे डिपेंड तो करता ही है, लोड पे भी डिपेंड करता है। तीसरा, एब्रप्ट चेंज इन सेक्शन, क्रॉस सेक्शन अगर एब्रप्ट चेंज हो तो आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर देखने को मिलेगा। या डिसकंटिन्यूटी इन कंपोनेंट में अगर डिसकंटिन्यूटी है दैट मीन्स कीवे है, स्प्लाइंस है, स्क्रू थ्रेड है, तो जहाँ डिसकंटिन्यूटी होगा वहाँ पर आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर देखने को मिलेगा। तो एब्रप्ट चेंज इन सेक्शन, मान लीजिए क्रॉस सेक्शन पहले ऐसा था फिर अचानक से क्रॉस सेक्शन आपका छोटा हो गया, तो एब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पर आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इसको मिनिमाइज़ कैसे करें, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को मिनिमाइज़ करने के लिए आप सडनली आप क्रॉस सेक्शन चेंज मत कर दो, वो ग्रेजुअली आप क्रॉस सेक्शन चेंज करो। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कुछ फिलेट मटेरियल यूज़ करना होगा। यहाँ पर कुछ फिलेट मटेरियल, कुछ वेल्डिंग वगैरह करके ये ग्रेजुअली आप इसका क्रॉस सेक्शन चेंज करोगे तो यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो होगा वो कम देखने को मिलेगा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर अगर कम होगा तो आपका मटेरियल जो है वो थोड़ा ज़्यादा दिन तक टिक सकता है, मतलब लाइफ उसका बेटर होगा ना। ये क्वेश्चन है आपका खुरमी का, इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कॉज बाय किसके वजह से होता है, तो ये इसमें आंसर ये है ऑल ऑफ द एबव, जो कि सही भी है। बट जैन में यही सेम क्वेश्चन है लेकिन उसका आंसर जो है लिखा है वो लिखा है एब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन। तो इसलिए हमको ये क्वेश्चन भी यहाँ दिखाना पड़ा कि आपको यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ही मारना पड़ेगा। और क्यों मारना पड़ेगा, क्योंकि हम सारा ऑप्शन यहाँ पर दिखा दिए। 9, अब रहा बात कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो ऑब्टेन करने के लिए हम लोग ब्रिटल कोटिंग मेथड यूज़ करेंगे, फोटो इलास्टिसिटी मेथड यूज़ करेंगे, स्ट्रेन गेज मेथड यूज़ करेंगे या ग्रिड टेक्निक यूज़ करेंगे। ग्रिड टेक्निक दैट मीन फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस के हिसाब से हम लोग उसका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर डिटरमाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बड़ा सा क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन कम है, लेकिन यहाँ पर सडनली आपका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है। सडनली क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आपका ज़्यादा होगा। कितना होगा तो वो डिपेंड करता है कि इस रेडियस जो यहाँ पर फिलेट मटेरियल यूज़ किए हो, तो या तो फिलेट मटेरियल यूज़ किए हो या नहीं किए हो। अगर किए हो तो कुछ ना कुछ इसका रेडियस होगा और नहीं किए होगे तो कुछ और रेडियस होगा यहाँ पर। तो दिस रेडियस डिवाइडेड बाई इसका जो डायमीटर है, जो इसका डायमीटर है वो डी, ये डी, ये डिवाइड करोगे जो ही वैल्यू आएगा वो इस प्लॉट से, जो भी वैल्यू आएगा इस प्लॉट से आप उससे स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आप निकाल दो। मान लीजिए कि आर बाई डी का वैल्यू 0.2 आया और ये डिफरेंट मटेरियल के लिए है। ये डी बाई डी डिफरेंट वैल्यू का है, ये डी कैपिटल डी और ये स्मॉल डी के रेशियो को इंडिकेट किया गया है। मान लो ये वाला ग्राफ है, तो इस ग्राफ में अगर
यहाँ पर स्मॉल आर बाई स्मॉल डी का वैल्यू 0.2 है, दैट मीन्स उसमें आपके पास जो मिलेगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर वो दिस मच इतना मिलेगा। तो इस तरह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर हम निकाल सकते हैं। ये पहले से निकाला हुआ है और निकाल के ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को रिड्यूस कैसे करें। तो रिड्यूस करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ज़्यादा था, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, अचानक आपका ज़्यादा से कम क्रॉस सेक्शन एरिया में कन्वर्ट हुआ, तो इस जोन में यहाँ पर आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर ज़्यादा देखने को मिला। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि ये सडनली आपका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ग्रेजुअली चेंज होना चाहिए। ग्रेजुअली अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आपका रिड्यूस होता है। तो पहला मेथड तो ये। दूसरा, अगर मान लीजिए बीच में होल है और यहाँ पर होल है तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इसके अगल बगल में हम एक और होल कर देंगे, 2 छोटे छोटे और होल कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, नॉट यूज सडनली चेंज इन डायमेंशन। सडनली डायमेंशन को चेंज नहीं किया जाता है, डायमेंशन को हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज करते हैं। द डायमेंशन शुड बी ग्रेजुअली चेंज्ड फॉर रिड्यूसिंग द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। मतलब छोटा छोटा होल यहाँ कर देंगे तो धीरे धीरे आपका, जैसे ये बड़ा होल था तो बड़ा होल के बगल में छोटा होल किए हैं, दैट मीन्स जो एरिया जो था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। अचानक चेंज नहीं हो गया, अचानक यहाँ पर एरिया घट नहीं गया, यहाँ पर एरिया अचानक नहीं घटा, वो धीरे धीरे एरिया को घटाना है। तो ऐसा करने से मेरा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर रिड्यूस होता है। फॉर द टाइमिंग मान लीजिए कि आपका ये है एक बोल्ट है, बोल्ट में आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर एब्रप्टली चेंज इन डायमेंशन। जब कभी थ्रेड का बारी आता है तो यहाँ पर इसका डायमीटर रहता है कुछ, और थ्रेड में जैसे ही आता है तो उसका डायमेंशन घट जाता है, उसका डायमीटर आपका घट जाता है। तो ऐसा अगर रहेगा तो ये बोल्ट जो है जल्दी टूटने का डर रहता है। लेकिन अगर ऐसा है, ऐसा बोल्ट है किसी भी तरह से हम ऐसा बना पाए, तो यहाँ पर आपका थ्रेड जो है वो इसका नॉमिनल डायमीटर से ज़्यादा उसका डायमीटर है, दैट मीन्स इसका डायमीटर कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। जो डायमीटर यहाँ था वही डायमीटर यहाँ है। मतलब इस जोन को अगर हम देखें तो हर एक जगह डायमीटर अगर सेम है तो कह सकते हैं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो इसमें है वो सब जगह सेम है, कहीं ज़्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये ज़्यादा अच्छा है और ये कम अच्छा है, लेकिन ऐसा बनाना आसान है, ऐसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ब्रिटल कोटिंग क्यों करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेस कंसंट्रेशन कॉज ड्यू टू, स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्यों होता है, तो वो एब्रप्ट चेंज ऑफ सेक्शन की वजह से होता है, प्लस वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन मेंबर। प्रॉपर्टी अगर चेंज हो तो उसकी वजह से भी होता है। पिटिंग एट ए पॉइंट, पिटिंग एट ए पॉइंट कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक गियर है, इसमें बहुत सा टीथ है, एक और गियर है, इसमें भी बहुत सा टीथ है, ये दोनों टीथ आपस में बार बार टकराएगा तो उसके वजह से यहाँ पर स्ट्रेस का कंसंट्रेशन आपका धीरे धीरे आपका करके बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन इसके वजह से भी होता है, पिटिंग एट ए पॉइंट और एरिया एट विच द लोड ऑन द मेंबर आर अप्लाइड, तो वहाँ पर भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द इंड्योरेंस लिमिट ऑफ मटेरियल विथ फिनिश सरफेस इन कंपेरिजन टू रफ सरफेस। तो फिनिश सरफेस अगर है, सरफेस अगर बहुत ही स्मूथ है तो उसका इंड्योरेंस लिमिट जो होता है वो ज़्यादा होता है, रफ सरफेस का इंड्योरेंस लिमिट कम होता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि लाइफ ऑफ द फिनिश सरफेस का लाइफ ज़्यादा होता है। तो इंड्योरेंस लिमिट या फैटिग लिमिट के बारे में, फैटिग स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग डिस्कस पहले भी किए हैं और फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। या इंड्योरेंस लिमिट ये देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैटिग या इंड्योरेंस लिमिट कह रहा है इट हैज़ बीन फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली दैट व्हेन ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस, जब मटेरियल में रिपीटेड स्ट्रेस हम लगाएंगे, इट फेल स्ट्रेसेस बिलो द यील्ड पॉइंट स्ट्रेसेस, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस से कम पहले ही वो फेल कर जाएगा। सच टाइप ऑफ फेल्योर ऑफ मटेरियल नोन एज फैटिग फेल्योर। कहने का मतलब है कि कोई मटेरियल है, मेरे पास कोई सॉलिड बॉडी है, इसका यील्ड पॉइंट है मान लीजिए कि ये 50 मेगापास्कल में
ये टूटता है, इसका यील्ड स्ट्रेस जो है वो 50 मेगापास्कल। अगर इसका प्लॉट हम देखते हैं यील्ड स्ट्रेस का, तो यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू जो हमको मिलेगा सिग्मा, वो 50 मेगापास्कल है। अब अगर उसको हम रिपीटेड लोड इसके ऊपर अप्लाई करें, दैट मीन्स अगर ये रोटेट करते रहे, मतलब रिपीटेड लोड अप्लाई करेंगे, तो ये फैटिक के वजह से 50 की जगह 10 मेगापास्कल में ही टूट जाएगा। तो 10 मेगापास्कल में टूट जाएगा, तो इस 10 को हम लोग बोलते हैं इंडोरेंस लिमिट, इस बॉडी का इंडोरेंस लिमिट, तो फैटी के वजह से यील्ड पॉइंट से पहले ही ब्रेक कर गया। तो एक बात तो क्लियर है यहाँ पर कि यील्ड स्ट्रेस से कम होता है, स्ट्रेस इज बिलो द यील्ड स्ट्रेस, इट फेल्स स्ट्रेस इज बिलो द यील्ड स्ट्रेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सच दैट द फेल्योर ऑफ द मटेरियल इज नोन एज फैटिक फेल्योर, उसको हम लोग कहते हैं। अब फैटिक फेल्योर को जो टेस्टिंग होता है, वो टेस्टिंग करने के लिए हम लोग रिपीटेड लोड अप्लाई करते हैं। तो रिपीटेड लोड अप्लाई किए, मान लीजिए कि एक मशीन कंपोनेंट है मेरे पास ऐसा, इसको हम रोटेट कर रहे हैं विथ वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, और जब ये रोटेट कर रहे हैं तो उस वक्त हम कुछ खास लोड भी यहाँ पे लगा रहे हैं। मान लीजिए वो लोड लगा एफ, इस एफ के करस्पॉन्डिंग कुछ स्ट्रेस भी होगा। अब वो स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस हो रहा है, ये लोड अप्लाई कर रहे हैं और कितना देर में ये फेल करेगा, मतलब रोटेट भी कर रहे हैं उस वक्त इसके ऊपर लोड भी लगा रहे हैं, तो ये कितना देर में फेल करेगा, तो कितना देर में और कितना स्ट्रेस में ये फेल करेगा। तो इस जब ये रोटेट कर रहा है, उस वक्त जो स्ट्रेस इसमें जो जिसमें वो फेल करेगा, जिसको फैटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो इसके यील्ड स्ट्रेंथ के वैल्यू, जो भी इस बॉडी का यील्ड स्ट्रेंथ होगा, उस वैल्यू से पहले ही ब्रेक कर जाएगा, उस वैल्यू से कम ही वैल्यू में ब्रेक कर जाएगा। तो हमको ये नोटिस करना है कि कब वो ब्रेक करेगा, कितना स्ट्रेस लगाएंगे तब वो ब्रेक करेगा, पहला बात तो ये। और दूसरा बात कि अगर उस लोड से जिसमें वो ब्रेक करेगा, वो मान लीजिए कि 10 मेगापास्कल में ये ब्रेक हो जाता है, उस लोड से अगर कम ही हम 5 मेगापास्कल हमेशा लगाएं, इस लोड से हमेशा कम ही लगाएं, इससे ज़्यादा हम लगने नहीं दें यहाँ पर फोर्स, तो वो कितना दिन तक चलेगा, कितना देर तक चलेगा, कब तक चलेगा, उसके बारे में जो आइडिया देता है उसको हम लोग बोलते हैं इंड्योरेंस लिमिट का। इंड्योरेंस लिमिट किसी का क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसको फैटिक टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसमें करते क्या है, ये है आपका, एक बात और यहाँ पर नोटिस करने वाला है, जैसे मान लीजिए लोड लगाए तो अपर फाइबर जो इसका था, जैसे कोई बॉडी पे अगर आप लोड अप्लाई करते हैं तो ये इस तरह का शेप ले लेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है ऊपर फाइबर कंप्रेशन है, बॉटम फाइबर जो आपका टेंशन में है। तो जब ये चीज़ रोटेट भी कर रहा है, तो रोटेट जब कर रहा है तो एक बार ये फाइबर ऊपर था तो कंप्रेशन में था, यही फाइबर जब नीचे चला गया तो यही फाइबर टेंशन में आ गया। मतलब एक सेम फाइबर कभी टेंशन में है कभी कंप्रेशन में, सेम फाइबर कभी टेंशन में है कंप्रेशन में, ये दोनों बात है। नीचे वाला फाइबर की अगर बात करें तो नीचे वाला फाइबर इनिशियली में टेंशन में था, लेकिन जब वो रोटेट करता है जब वो ऊपर पहुंच जाता है रोटेट करते हुए, तो वो कंप्रेशन में हो जाता है। मतलब सेम फाइबर कभी टेंशन और कंप्रेशन दोनों तरह का चीज़ झेलता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसका स्ट्रेस स्ट्रेंथ ग्राफ में, तो कभी टेंशन है तो कभी कंप्रेशन है। टेंशन में मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा मैक्स जाता है और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम, कंप्रेशन में मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा मीन जाता है। तो इसका जो एवरेज वैल्यू मिलेगा वो आपका दिस मैक्सिमम और दिस मिनिमम दोनों का वैल्यू जो एम्पलीट्यूड है, इसको स्ट्रेस एम्पलीट्यूड बोलते हैं, दोनों सेम होने की वजह से जो मीन स्ट्रेस आपको मिलेगा वो 0 मिलेगा इस पर्टिकुलर केस में। नाउ अगर हम टेस्टिंग का बात करें तो बात करें तो टेस्टिंग में स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल पे हम प्लॉट करते हैं, तो एक सेफ स्ट्रेस हमको मिलता है, जिस सेफ स्ट्रेस में जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस में वो चीज़ फेल नहीं करेगा, उस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं इंड्योरेंस स्ट्रेस या फैटिक स्ट्रेस। इसके बारे में थोड़ा सा और बेहतर तरीके से देखने के लिए हम टेस्टिंग देख लेते हैं। उसमें जाने से पहले इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं रिपीटेड स्ट्रेस, जिसमें हमेशा स्ट्रेस तो हमेशा पॉजिटिव में है, हमेशा टेंसाइल इन नेचर है, लेकिन कभी मैक्सिमम हो जा रहा है, कभी 0 हो जा रहा है, कभी मैक्सिमम हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, लेकिन निगेटिव इसमें नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेड स्ट्रेस। और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस मतलब क्या है कि वो जा रहा है ऊपर नीचे तो जा रहा है, लेकिन 0 वैल्यू से कभी नीचे आ रहा है कभी ऊपर जा रहा है। तो इसमें फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, कभी मैक्सिमम में बहुत ज़्यादा और मिनिमम में बहुत ज़्यादा। तो कहने का मतलब है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। फिलहाल वो बियॉन्ड है टॉपिक, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो हम बात कर चुके, टेस्टिंग मशीन वाइल द स्पेसिमेन इज लोडेड
इन बेंडिंग में लोडेड है, वो बेंडिंग पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एज द स्पेसिमेन रोटेट, जैसे जैसे स्पेसिमेन रोटेट करेगा, द बेंडिंग स्ट्रेस इन द अपर फाइबर वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम कंप्रेसिव टू मैक्सिमम टेंसाइल। अपर फाइबर जो होगा मैक्सिमम कंप्रेसिव से मैक्सिमम टेंसाइल में हो जाएगा, एंड लोअर फाइबर फ्रॉम मैक्सिमम टेंसाइल टू मैक्सिमम कंप्रेसिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, इन अदर वर्ड्स द स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू कंप्लीटली रिवर्स साइकिल। स्पेसिमेन जो होगा कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय टाइम स्ट्रेस डायग्राम। इसको हम लोग टाइम स्ट्रेस डायग्राम में भी प्लॉट करते हैं। इस तरफ स्ट्रेस लिखते हैं और इस तरफ टाइम लिखते हैं, कितना टाइम, नंबर ऑफ साइकिल, जिसको नंबर ऑफ साइकिल SN कर्व भी इसको कहते हैं। SN कर्व मतलब S मतलब स्ट्रेस और N मतलब कि नंबर ऑफ साइकिल, कितना देर वो चला। नाउ ए रिकॉर्ड इज केप्ट ऑफ द नंबर ऑफ साइकिल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द गिवन नंबर ऑफ फेल्योर। तो कह रहा है ए रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं, नंबर ऑफ साइकिल कितना जरूरत है फेल्योर होने से पहले, कितना साइकिल वो लिया। एज ए रिजल्ट द स्ट्रेस इज प्लॉटेड इन स्ट्रेस साइकिल कर्व, SN कर्व में प्लॉट करते हैं। ए लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट इफ द स्ट्रेस इज केप्ट बिलो द सर्टेन वैल्यू एज शोन बाय द डॉटेड लाइन, द मटेरियल इज नॉट फेल व्हेन may be the number of cycle not fail whatever may be the number of cycle। मतलब इंडोरेंस लिमिट के अगर नीचे है किसी बॉडी में, हम इतना ही स्ट्रेस लगा रहे हैं कि वो इंडोरेंस लिमिट किसी चीज़ का ये है इंडोरेंस लिमिट, तो इंडोरेंस लिमिट से एक नीचे कम ही स्ट्रेस हम लगा रहे हैं तो बॉडी कभी फेल नहीं करेगा, चाहे कितना दिन भी काहे नहीं हो जाए। कहने का मतलब है दिस स्ट्रेस, वो जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन एंड नोन एज इंडोरेंस या फैटिग लिमिट। इंडोरेंस लिमिट या फैटिग लिमिट उसको बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेसेस विच इज polished standard specimen can withstand without failure the infinite number of cycle is possible। infinite number of cycle is possible, usually 10 to the power 7 cycle is possible। ये 10 to the power 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको 10 to the power 7 याद रखना है। कुल मिलाकर के जो डेटा कलेक्ट हुआ उस डेटा से हम लोग ये फाइंड आउट कर पाए कि हमको तो ये तो पता है कि जो इंडोरेंस लिमिट है, जो फैटिग लिमिट है, वो अल्टीमेट लिमिट से कम होता है। तो कितना होता है, तो स्टील के लिए अगर अल्टीमेट लिमिट आपका 500 है तो इंडोरेंस लिमिट जो फैटिग लिमिट होगा वो अल्टीमेट से कम होगा, 0.5 × 500 यानी कि 250। कास्ट स्टील के लिए भी कम ही होता है अल्टीमेट से, कास्ट आयरन के लिए भी कम ही होता है। कितना होता है ये वैल्यू भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो इंडोरेंस लिमिट है, फैटिग लिमिट है, वो फैटिग लिमिट अल्टीमेट लिमिट से कम होता है। यहाँ तक कि अल्टीमेट क्या, यील्ड स्ट्रेस से भी कम होता है। अगर हम बात करें इस डेटा को देखते हैं, इंडोरेंस लिमिट यानी फैटिग लिमिट जो है वो 0.8 और 0.9 ऑफ द सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेस से, यील्ड स्ट्रेस किसी बॉडी का जो भी यील्ड स्ट्रेस होगा उसका 0.9 भाग मतलब उससे कम ही इंडोरेंस लिमिट फैटिग लिमिट होता है। तो कुल मिलाकर के अभी हम लोग ये देख पाए कि जो फैटिग लिमिट होता है वो यील्ड पॉइंट से कम होता है। पहला बात तो ये, और दूसरा बात कि हम यहाँ पर जैसे कि मान लिए कि एक स्पेसिमेन लिए फैटिग लोडिंग में, एक स्पेसिमेन लिए, इस स्पेसिमेन में हम लोग एक लोड लगाए, लोड से हम लोग स्ट्रेस फाइंड आउट किए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल रिकॉर्ड किए और क्या किए, स्पेसिमेन जो था सब्जेक्टेड टू रिपीटेड लोडिंग अप्लाई किए इसके ऊपर, इसको ओमेगा से रोटेट किए, ओमेगा इज इक्वल 2πn/60। एट टिपिकल फैटिग टेस्ट स्पेसिमेन में हम लोग ये जो नोट किए हैं वो नोट ये किए कि जब F1 लगाए तो उसके लिए स्ट्रेस इतना था तो वो N1 साइकिल तक चला, F2 लगाए तो सिग्मा 2 इतना स्ट्रेस दिया, वो N2 साइकिल तक चला, F3 जब फोर्स लगाए तो सिग्मा 3 दिया और N3, ये इस तरह डेटा हम कलेक्ट किए। और डेटा कलेक्ट करने के बाद एक हम लोग SN कर्व बनाए। SN कर्व जो था वो सिग्मा स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल के बीच बनाए। तो हमको अगर मिला है दो तरह का कर्व, एक स्टील के लिए, एक नॉन फेरस मटेरियल के लिए। नॉन फेरस मटेरियल के लिए अगर हम बात करें तो दिस इज द नॉन फेरस मटेरियल के लिए है। तो इसमें अगर कोई बॉडी में इतना हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो वो फेल करेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक इस बॉडी का फिनाइट लाइफ है। और अगर हम कम ही स्ट्रेस लगाते हैं, मतलब यहाँ पे लगाते हैं, तो बॉडी इनफिनाइट तक वो चलेगा। तो इस लिमिट को हम लोग बोलते हैं इंडोरेंस लिमिट। फॉर स्टील के लिए बात करें तो स्टील के लिए अगर कम साइकिल, ये फिर ये हाई साइकिल को रिप्रेजेंट करता है और फिर ये इंडोरेंस लिमिट को रिप्रेजेंट करता है कि यदि हम इतना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लगाए तो इतना में फेल कर जाएगा। अगर इतना अमाउंट ऑफ लगाए स्ट्रेस तो यहाँ फेल करेगा, लेकिन अगर इतना लगाए तो वो कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक फेल नहीं करेगा वो। तो कुल मिलाकर जब फेल नहीं करेगा तो कम से कम 10 to the power 7 साइकिल तक वो चल सकता है। तो इंडोरेंस लिमिट
अल्टीमेट लिमिट से कम होता है, यील्ड पॉइंट से भी कम होता है, एंड्योरेंस लिमिट होता कितना है, तो इस सबसे कम होता है। तो ये भी डेटा पहले भी देख चुके हैं हम, यील्ड पॉइंट से भी कम होता है। अब नाउ एंड्योरेंस लिमिट के बारे में अभी भी देखें हम लोग। नाउ एंड्योरेंस लिमिट को या फैटिक फेल्योर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसके लाइफ को कैसे इम्प्रूव करते हैं। तो एक है ए स्मूथ फिनिश ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द कंपोनेंट इंक्रीज द फैटिक लाइफ। अगर स्मूथ फिनिश है तो उसका फैटिक लाइफ इम्प्रूव होता है। तो हम लोग स्मूथ सरफेस रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है द वेरिएशन ऑफ साइज ऑफ द कंपोनेंट शुड बी ग्रेजुअल एज पॉसिबल। साइज जो वेरी कर रहा है वो ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए, सडन चेंज नहीं होना चाहिए। सडन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये है, इसका क्रॉस सेक्शन सडनली चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन सडनली चेंज हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना कैसा चाहिए, ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए। तो उसका एंड्योरेंस लिमिट ज़्यादा होता है, दैट मीन्स उसका फैटिक लाइफ इंप्रूव होता है। तो ये सब बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है द होल एंड नोचेज एंड अदर स्ट्रेस राइजर शुड बी अवॉइडेड। कोई भी कंपोनेंट हम बना रहे हैं तो हम लोग ये अवॉइड करेंगे कि होल उसमें कम से कम हो, नोचेज नहीं हो, या अदर जो कोई रीजन जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है वो अवॉइड करें हम लोग। नेक्स्ट द प्रॉपर स्ट्रेस डी कंसनट्रेटर सच एज फिलेट यूज़ करेंगे। फिलेट मटेरियल जो अभी अभी देखे हम लोग, फिलेट मटेरियल यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर ऐसा था, यहाँ पर कुछ फिलेट मटेरियल यूज़ करते हैं, फिलेट मटेरियल यूज़ करते हैं हम लोग। एंड नोचेस शुड बी प्रोवाइडेड वेर एवर नेसेसरी। जहाँ पर नेसेसरी होगा वहीं पे नोच हम लोग देंगे, और जहाँ पर नेसेसरी नहीं होगा वहाँ पर हम नोच नहीं देंगे। जैसे यहाँ पर नेसेसरी नहीं है तो नोच हम लोग नहीं देंगे। नोच देने से स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आपका इंप्रूव होता है और वो जल्दी फेल हो जाएगा। द पार्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोरोसिव एटमोसफेयर। कोरोसिव एटमोसफेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर पॉलिश करना है उसको, या फिर कोई दूसरा मीन्स से हम लोग कोरोसिव एटमोसफेयर से उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर सरफेस रफ है दैट मीन्स उसका एंड्योरेंस लिमिट भी कम होगा, दैट मीन्स उसका फैटिक लाइफ भी कम होगा। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। द मटेरियल शुड बी हाई फैटिक स्ट्रेंथ शुड बी सेलेक्टेड। वैसा मटेरियल जिसका फैटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है उस वैसे ही मटेरियल को सिलेक्ट करना है। द रेसिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस ओवर द पार्ट्स सरफेस इंक्रीज इट्स फैटिक स्ट्रेंथ। द रेसिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस ओवर द पार्ट्स, पहले से अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस वहाँ पर रिसाइड किए हुए है किसी भी बॉडी में तो उसका फैटिक स्ट्रेंथ को उसका इम्प्रूव करता है। तो ये कुछ बेसिक बात हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है शॉर्ट पिनिंग या कोल्ड पिनिंग भी उसको बोलते हैं। कोल्ड वर्किंग करते हैं। शॉर्ट पिनिंग के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किए प्रोडक्शन में। शॉर्ट पिनिंग में होता है क्या कि कोई एक सरफेस है मेरे पास, कोई प्लेट है, प्लेट का हमको फैटिक स्ट्रेंथ इंप्रूव करना है, दैट मीन्स को फैटिक लाइफ इंप्रूव करना है, तो हम लोग कोल्ड पिनिंग या शॉर्ट पिनिंग करते हैं। तो इस मटेरियल के ऊपर, इस मटेरियल के सरफेस के ऊपर स्मॉल स्मॉल स्टील के बॉल से बम्बार्डेड करवाते हैं। तो ऐसा करने से इसका सरफेस का स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, उसका फैटिक लाइफ इंप्रूव होता है। द प्रोसेस इज यूज टू इंप्रूव द फैटिक रेजिस्टेंस। फैटिक रेजिस्टेंस को इंप्रूव करने के लिए शॉर्ट पिनिंग करते हैं। शॉर्ट पिनिंग करते हैं क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल बाय सिटिंग अब कंप्रेसिव स्ट्रेस। ऐसा करने से यहाँ पर इसके सरफेस के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। दिस इज डन बाय ब्लास्टिंग। ऐसा हम लोग करते हैं ब्लास्टिंग के थ्रू, ब्लास्टिंग या हर्लिंग रैन ऑफ ए स्मॉल शॉट ऑफ हाई वेलोसिटी अगेंस्ट द सरफेस टू बी पिन्ड। द शॉर्ट पिनिंग इज डन बाय द एयर ब्लास्ट। शॉर्ट पिनिंग जो करते हैं वो एयर ब्लास्ट के थ्रू करते हैं और बाय सम मैकेनिकल मीन्स। मैकेनिकल मीन्स स्मॉल स्टील बॉल के थ्रू हम बम्बार्डेड करवाते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, तो उसका फैटिक स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, मतलब फैटिक रेजिस्टेंस इंप्रूव होता है। एज द शॉट स्ट्राइक्स स्मॉल इंडेंटेशन आर प्रोड्यूस ऑन द सरफेस causing a slight plastic flow of the surface metal to a depth of a few hundred to centimeter. This stretching of the outer fiber जो स्ट्रेच होता है, जो बम्बार्डेड की वजह से स्ट्रेच होता है, इसके वजह से क्या होता है, इज रेजिस्टेड बाय दोज अंडरनीथ विच टेंड टू रिटर्न देम टू देयर ओरिजिनल लेंथ, thus producing an outer layer having more compressive stress while those the below are in tension. तो यहाँ पर कोल्ड वर्क मतलब शॉर्ट पिनिंग जो करते हैं हम लोग, कोल्ड वर्किंग करते हैं, तो उसका मेरा सरफेस क्या होता है, फैटिक रेजिस्टेंस मेरा इंप्रूव होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा इसमें।
तो अभी हमें देखें हम लोग कि द इंड्योरेंस लिमिट ऑफ मटेरियल विद फिनिश सरफेस इन कंपैरिजन टू रफ सरफेस, फिनिश सरफेस का इंड्योरेंस लिमिट क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक फ्लो इन डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में प्लास्टिक फ्लो अगर होता है तो वो किस में सीरियस होता है, तो आप से अभी थोड़ा देर पहले हम डिस्कस किए थे कि जैसे कि मान लीजिए साइक्लिक लोडिंग है तो साइक्लिक है तो डक्टाइल मटेरियल में बहुत सीरियस प्रॉब्लम डेवलप करेगा, लेकिन अगर स्टैटिक है तो ब्रिटल मटेरियल में बहुत सीरियस रहेगा। तो स्टैटिक लोडिंग में ब्रिटल में बहुत ज़्यादा सीरियस रहेगा, लेकिन डक्टाइल में कम सीरियस रहेगा। स्टैटिक लोडिंग में डक्टाइल में कम सीरियस रहेगा, स्टैटिक लोडिंग में। तो प्लास्टिक में डक्टाइल मटेरियल में वो लेसन द सीरियसनेस इन स्टैटिक लोडिंग, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है